राम राम जी। तो भैया आज मैं एक ऐसे चंबल के डाकू की कहानी बताता हूँ जो कभी 12 लाख रुपए जिसके ऊपर इनामी राशि थी पकड़वाने, जिंदा या मुर्दा पकड़वाने के लिए, और बाद में एक राजनेता बन जाते हैं। और उनका नाम था मोहर सिंह गुर्जर, चंबल का डाकू। ये चंबल मेरे भी दिमाग में चल रहा है अभी 1-2 हफ्ते से, और मैं इसके जानने पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बाद में पता लगा कि अभी समझ में आ रहा है कि ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने टाइम से चंबल के जो बीहड़ है वहां पे डाकू पैदा होते रहे हैं। और ये अब से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से, मुगलों के टाइम से। और वो अपने आप को डाकू नहीं कहते, वो अपने आप को बागी कहते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1955 से, जब एक जमीनी झगड़े में उनके हाथों किसी का मर्डर हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए चंबल के बिहाड़ों में भाग जाते हैं। और वहां पे फिर इन्होंने, और भी कई गैंग वहां पे एक्टिव थी उस टाइम में, उनको ज्वाइन करने की कोशिश की, और लेकिन किसी ने उनको अपनी गैंग में शामिल नहीं किया। तो बाद में इन्होंने सोचा कि मैं अपनी गैंग बनाता हूँ, और इन्होंने धीरे धीरे अपनी गैंग बनाना स्टार्ट किया। उस टाइम के जो सबसे बड़े डाकू थे, मान सिंह अ, डाकू थे, बागी थे, वो इनकाउंटर में मारे जाते हैं। और उसके बाद इनका बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये उस टाइम के सबसे खूंखार और सबसे बड़े डाकू बन के निकलते हैं चंबल के। और ज्यादातर डाकू जो रहे या बागी जो रहे, उनकी मौत कैसे होती थी? मुखबरी से। गांव में लोग मुखबरी देते थे पुलिस को तो पकड़े जाते थे और इनकाउंटर में मारे जाते थे। तो इन्होंने उसका तोड़ निकाला। इन्होंने पूरे गांव में, आसपास के जो गांव, वहां पे बात को फैलाया कि अगर कोई मुखबरी करते हुए पकड़ा गया तो वो ही नहीं, उसका परिवार भी मार दिया जाएगा। तो उसके बाद से सबने बंद कर दिया, और ये खुलेआम आसपास के गांव में जा रहे हैं। मर्डर भी हुए, किडनैपिंग भी हुई, और लेकिन कोई मुखबरी नहीं कर रहा था। इनको पैसे की जरूरत पड़ी, अ, और इन्होंने एक प्लान बनाया। पहले जो डाकू रहे थे वो आसपास के गांवों में ही डाके डालते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन इनका प्लान बड़ा था। इन्होंने डाका डालना चाहा दिल्ली में। मोटा पैसा चाहिए था, यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो दिल्ली का प्लान किया। 1965 की बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। तो इन्हें देखा कि कोई बड़ा बिजनेसमैन देखते हैं, उसको पकड़ते हैं। और इनको मिला एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा कारोबारी जो मूर्तियों की तस्करी करता था। मूर्तियां जो रहती हैं, पुरानी मूर्तियां, महंगी मूर्तियां, उसकी तस्करी भी करता था। तो इन्होंने उसको बोला कि ठीक है, हमें कुछ मूर्तियां मिली हैं, आप ये आके इनके खरीदो। और एक आदमी भेजा जाता है, और कैसे उसको बुलाया जाता है वहां पे, और फिर पकड़ लिया जाता है उस बिजनेसमैन को। पीएम तक बात पहुंच जाती है। इंदिरा गांधी पीएम थी उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर। और पूरी कोशिश करने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। और इन्हें इन्होंने फिरौती मांगी 50 लाख की 1965 में। और इनको फिरौती मिली उस बिजनेसमैन के लिए 26 लाख की। 26 लाख रुपए 1965 में उनको उस बिजनेसमैन से मिलते हैं। और उस टाइम में इनकी तूती बोलती थी पूरे आसपास में, पूरा इनका कहर। डाकू मोहर सिंह के ऊपर 250 केसेस थे, और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इतना बड़ा इनाम रखा था उस टाइम में, उनको जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 12 लाख रुपए, जो अभी तक का बहुत सबसे बड़ा इनामी राशि है। और उस टाइम में 1970 के आसपास में एक अपने नेता रहे हैं जेपी नारायण जी। उन्होंने एक मुहिम चलाया, और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम इंदिरा गांधी थी, उनसे बात की कि ये लोग डाकू नहीं है, ये बागी हैं, ये त्रस्त लोग हैं, ये सिस्टम से रूठे हुए लोग हैं, इनको हमें वापस लाना चाहिए। और एक मुहिम चलाई गई, और इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि हमें इन लोग को लेके आना चाहिए वापस, एक मुख्य धारा में लेके आने के लिए। तो इंदिरा गांधी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। अगर आप इन सभी डाकू को लाना चाहते हो तो पहले मोहर सिंह डाकू को लाओगे तो मैं इसको अप्रूव करूंगी। और जेपी नारायण ने कहा कि ठीक है, मैं लेके आता हूँ मोहर सिंह डाकू मुख्य धारा में। और ये बात पहुंचाई गई मोहर सिंह डाकू के लिए। और सभी जो आसपास के सबको बोला गया कि आप मुख्य धारा में आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको जमीन देंगे, और आपको वापस मुख्य धारा में लेके आते हैं। और फिर उन्होंने जब वो मुहिम स्टार्ट की और ये बातें आगे बढ़ी, मोहर सिंह डाकू जो है वो भी तैयार हो गए, ठीक है, मैं सरेंडर करूंगा। और एक जगह तय की गई, एक गांव है, क्या नाम था उस गांव का? अ, धुरैना। धुरैना, एक धुरैना गांव है। वहां पे प्लान बना कि भाई यहाँ पे सरेंडर करेंगे। उस गांव को खाली कराया गया, पुलिस बुलाई गई, जेपी नारायण जी उधर आए, और उस दिन 250 लोगों ने सरेंडर किया। ये है 1972 की बात। 1972 में उन्होंने सरेंडर किया जेपी नारायण के सामने। उनको ग्वालियर जेल में ले जाया गया,
और वहां पे उनका कोर्ट केस हुआ। जज वहां पे आते थे ग्वालियर में, जेल में। और वहां पे जब उनकी जजमेंट हुई, तो क्योंकि केस तो थे ही, उन्हें जज ने उन्हें मृत्यु दंड दिया, फांसी की सजा दी, और 10,000 रुपये का जुर्माना। तो उस टाइम जब उन्होंने उसको सजा दी तो वो हंसते हुए कहते हैं कि जज साहब, जब आप मेरे को मृत्यु दंड दे ही दोगे तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा? तुम या तो मुझे मृत्यु दंड दो, नहीं तो पैसे की सजा दो। और उन्हें फिर उन्होंने दूसरे कोर्ट में अपील हुई। बाद में उनकी सजा 20 साल कर दी गई। लेकिन उनका व्यवहार जेल में बहुत अच्छा था। उन्हें अच्छा डाकू के नाम से कहा जाने लगा जेल में। और उन्हें फिर 8 साल के अंदर छोड़ दिया गया जेल से, अच्छे व्यवहार की वजह से। और फिर वो वापस अपने गांव आते हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें 35 एकड़ जमीन दी, और उस पर अपनी खेती करते हैं, किसानी करते हैं। और उस टाइम फिर एक फिल्म आती है, चंबल के डाकू। तो उसके जो फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको कॉल किया कि आप हमारी फिल्म में चंबल के डाकू का किरदार अदा करें। तो उस मूवी में असली में उन्होंने एक फिल्म में किरदार भी अदा किया था, चंबल के डाकू में। फिर उन्होंने आगे चल के पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, और एक बीड़ा भी उठाया कि आसपास के जो मंदिर है उनको सबको ठीक कराना है। बहुत सा चंदा भी उनके पास आया, बहुत सा काम भी कराया। और फिर 2020 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक अच्छा अंतरा, ये मुझे अच्छा लगा।